एक टॉपिक जो पिछले कुछ दिनों काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट बन चुका है, वो है द टॉपिक ऑफ डिफेमेशन। जी हाँ, ये टॉपिक न्यूज़ में है नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी, बिकॉज़ ही वाज़ फाउंड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो देश में चल रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर। जैसे आप जानते हैं बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर, जिसके लिए बीबीसी के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस दिल्ली में इस समय चल रहा है। तो यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि डिफेमेशन बहुत क्लोजली कनेक्टेड है विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को पढ़ें फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये ऑफेंस क्या है और इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, और एक बैलेंस्ड ओपिनियन क्या होनी चाहिए अगर मेन एग्जामिनेशन में यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है। उससे पहले इस प्रेजेंट केस से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। डिफेमेशन इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 499 और 500 के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है। इन सेक्शंस में डिफेमेशन के लिए दोनों सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी का प्रावधान दिया गया है, जिसका मतलब जिस इंसान का डिफेमेशन हुआ है, द वन हु हैज गॉट डिफेम्ड कैन ईदर फाइल अ सिविल सूट और कैन फाइल अ क्रिमिनल सूट। सिविल सूट मीन्स कि वो अपने अपमान के लिए, अपने रेपुटेशन के हार्म के लिए एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मतलब पैसा डिमांड करेगा फ्रॉम द एक्यूज्ड। क्रिमिनल सूट मीन्स कि वो कंप्लेनेंट को 2 साल के लिए सज़ा दिलवाना चाहता है, क्योंकि इस कानून के अंदर मैक्सिमम 2 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड नॉट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। तो ये जो प्रेजेंट मामला है, ये जुड़ा हुआ है राहुल गांधी की एक स्पीच जो उन्होंने दी थी बैंगलोर में 2019 में, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर कुछ डिफेमेटरी कमेंट पास किया, जिसके तहत ये माना गया कि भारत के 13 करोड़ लोग जो मोदी सरनेम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनकी मानहानि हुई है, उनका डिफेमेशन हुआ है, और उसके लिए उनके अगेंस्ट, राहुल गांधी के अगेंस्ट गुजरात के एक लोअर कोर्ट में केस फाइल किया गया। इंटरेस्टिंगली लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को इस ऑफेंस के तहत दोषी पाया और उनको लॉ के अंडर जो मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान था, यानी कि 2 साल, वो सज़ा सुनाई गई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें एमपीज एमएलएज के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस गिवन है, उनमें एक डिस्क्वालिफिकेशन गिवन है कि अगर किसी सिटिंग एमपी या एमएलए को किसी भी कोर्ट ने 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए दोषी सज़ा सुनाई गई, दोषी पाया गया, तो वो एमपी या एमएलए तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और ना ही सिर्फ तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो अगले 6 साल के लिए भी एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। So not only Rahul Gandhi has lost his present membership, but if he does not get relief from the Supreme Court, then he may be debarred from contesting any election of either Lok Sabha or Raj Sabha or Vidhan Sabha for next 6 years. अब जब राहुल गांधी ने अपना डिफेंस कोर्ट में दिया, तो उसमें एक आर्गुमेंट ये था कि भाई क्या मोदी सरनेम एक क्लियरली आइडेंटिफाइबल ग्रुप को डिनोट करता है। अब अगर सेक्शन 499 को देखें आईपीसी के, तो उसमें एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि डिफेमेशन का ऑफेंस एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी हो सकता है, एंड इट कैन बी अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सुप्रीम कोर्ट ने साहिब सिंह मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 में ये कहा कि जो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हैं, ये क्लियरली आइडेंटिफाइबल और डेफिनेट ग्रुप होना चाहिए। मतलब आप उस ग्रुप को साफ साफ पहचान सकते हैं और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डेफिनेट होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव वूली एजेस, इट शुड नॉट हैव अ फ्लूइड बाउंड्री। तो जो कंप्लेनेंट था उसने कहा कि मोदी सरनेम एक क्लियरली आइडेंटिफाइबल ग्रुप है, जो लोग इस सरनेम को यूज़ करते हैं, लगभग 13 करोड़ लोग। अब इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई, जो मैक्सिमम सेंटेंस अलाउड है अंडर द इंडियन पीनल कोड, और ये सेंटेंस मिनिमम सेंटेंस है टू डिस्क्वालीफाई एन एमपी और एमएलए फ्रॉम हिज और हर मेंबरशिप।
उन्होंने इस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में अपील फाइल करी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने प्योरिटी इन पॉलिटिक्स का हवाला देते हुए उनको रिलीफ नहीं दी और उनका कन्विक्शन स्टे नहीं किया। जी हाँ, एक अपर कोर्ट पावर है कि वो CRPC सेक्शन 389 के अंडर किसी लोअर कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को स्टे कर सकती है, कन्विक्शन पे स्टे लगा सकती है। और कन्विक्शन पे अगर स्टे होता है तो वो MP अपने हाउस की मेंबरशिप में कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ये हाई टाइम है कि पॉलिटिक्स में प्योरिटी लाई जाए, इसलिए ऐसे कमेंट्स को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी रिसेंटली लक्षद्वीप के जो MP थे उनको अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 ऑफ द IPC के अंडर 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा के ऊपर स्टे लगा दिया। तो जहां केरला हाई कोर्ट अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जिसके ऊपर सज़ा है उसकी सज़ा को स्टे लगा रहा है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जिनके ऊपर डिफेमेशन का ऑफेंस था उनकी सज़ा पे स्टे नहीं लगाया। इसके अगेंस्ट राहुल गांधी हैज़ नाउ अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट एंड द मैटर इज नाउ सब जुडिस इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या आर्गूमेंट्स दे सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन इन द फेवर और अगेंस्ट डिफेमेशन। पहला आर्गूमेंट अगेंस्ट डिफेमेशन वो ये कि अगर हम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A देखें तो वो हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन लाइक अदर फंडामेंटल राइट्स दिस राइट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, और उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो गिवन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप देश की सिक्योरिटी को हार्म करें। ऐसे ही एक और रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को देखा जाए तो ये रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। तो ये कलेक्टिव इंटरेस्ट को बचाने के लिए इंडिविजुअल्स की फ्रीडम के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं। लेकिन इन सब रिस्ट्रिक्शंस में से एक रिस्ट्रिक्शन है जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बचाती है, और वो है डिफेमेशन। तो पहली बात तो ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन हैं वो समाज के भले के लिए हैं, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए हैं, बट डिफेमेशन इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन गिवन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा आर्गुमेंट जो दिया जाता है अगेंस्ट डिफेमेशन वो ये कि इस कानून को बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसको मिसयूज़ करते हैं टू सप्रेस एनी क्रिटिसिज्म और एनी एडवर्स फैक्ट्स अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस और द बिजनेस हाउसेस। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने के लिए ये कानून अक्सर मिसयूज़ होता है। तीसरा, बहुत सारे देशों में डिफेमेशन सिर्फ एक सिविल ऑफेंस है, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि अगर इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और आपने किसी व्यक्ति को जेल भेजा साल 2 साल मैक्सिमम 2 साल के लिए, तो वहाँ जाके वो रहेगा विद द हार्ड कोर क्रिमिनल्स जैसे मर्डरर्स, किडनैपर्स, रेपिस्ट्स। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो पहले एक हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं था, लेकिन जेल में इन लोगों के साथ रहने के बाद वो उसके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं। चौथा आर्गुमेंट वो ये कि इस कानून के अंदर बहुत सारे कुछ वियर्ड कह सकते हैं या इंटरेस्टिंग प्रोविजंस भी हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने इन केस किसी और के लिए कोई स्टेटमेंट पास किया और वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति को लगा डिफेमेटरी है, अपमानजनक है, उसकी मानहानि हुई है, लेकिन जिसने वो स्टेटमेंट दिया है अगर वो ये कहे कि मैंने तो सच बोला है, तो क्या उस सच को एज अ डिफेंस आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने किसी व्यक्ति को बोला कि ये व्यक्ति स्टूपिड है, अब जिसको आपने बोला वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, तो क्या आपने बचाव में आप ये कह सकते हैं कि आपने सच बोला है क्योंकि वो व्यक्ति वाकई स्टूपिड है? तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नहीं, इसको अपने आप डिफेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस यू हैव गिवन दैट स्टेटमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपके ऐसा बोलने से कि वो व्यक्ति स्टूपिड है, अगर समाज का भला होता है, पब्लिक इंटरेस्ट अचीव होता है,
तो आपका ये डिफेंस माना जाएगा, अदरवाइज इसको आप एज ए डिफेंस अपने बचाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या किसी मरे हुए व्यक्ति का अपमान हो सकता है? और क्या वो मरा हुआ व्यक्ति या उसके व्यक्ति तो मरा हुआ व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके हायर्स हैं, उसके जो नीचे के फैमिली के मेंबर्स हैं, क्या वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, वो भी कर सकते हैं। मतलब मानहानि एक डिसीज्ड व्यक्ति, एक डेड व्यक्ति का भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब अगर इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स दिए जाएं कि क्यों डिफेमेशन एक ऑफेंस होना चाहिए, तो वो ये है कि इससे गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का जो लोगों का मकसद रहता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और दूसरा कि हर व्यक्ति को एक अधिकार होता है कि वो अपना डिग्निटी, अपनी रेपुटेशन को बचा सके। तो अगर डिफेमेशन एक ऑफेंस नहीं होगा तो वो अपने डिग्निटी, अपने रेपुटेशन को शायद बचा नहीं पाएगा। लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ये हो सकता है कि अगर डिफेमेशन को सिर्फ एक सिविल ऑफेंस रखा जाए, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस, तो भी जिस आदमी का अपमान हुआ है, जिसकी मानहानि हुई है, वो एक सिविल रेमेडी से उसका कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता है। तो आई होप यू आर नाउ क्लियर with the topic of defamation and you will be able to answer any question in prelims or in main examination. If you like the topic so far, please hit the like button and don't fail to share this video with your friends who may be preparing for the UPSC examination. Thank you.